नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव पर। ITCS के अंतर्गत KNC 502 KNC 602 के कोड में आज हम ऑब्जेक्टिव सेट 12 लेकर आए हैं। इससे पहले आपको 11 क्वेश्चन सेट्स अवेलेबल हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो आप कभी भी उसे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को समझने के स्तर पर काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आज के सेट में देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। आज के सेट में हमने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस को चुना है, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके यूनिट्स और आपके टॉपिक्स से छूट गए हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले 11 सेट्स में अवेलेबल नहीं हो पाए, उन सारे क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन को हम लेके आए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, 3 ताल इज मीटर्ड अंडर हाउ मेनी बीट्स। तो ये प्रश्न जो है वो म्यूजिक से है। अगर हम देखें फोर्थ और फिफ्थ यूनिट, तो मैंने पहले भी कहा था कि फोर्थ और फिफ्थ यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट के अंदर ही एक टॉपिक है इंडियन म्यूजिक का। तो वहां से ये प्रश्न है कि 3 ताल को हम कितने बीट्स में मेजर करते हैं, कितने बीट्स में उसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन है 16 तालों, 16 बीट में, 14 बीट में, 15 बीट में और 17 बीट में। तो इसका राइट आंसर है 16 बीट्स में। जब भी हम 3 ताल की बात करते हैं तो 3 ताल 16 बीट्स में कंप्लीट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय वाराह मिहिर। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैथमेटिक्स इन इंडिया, एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाई वाराह मिहिर। वाराह मिहिर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो वाराह मिहिर अपने समय के एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत सारी स्मृतियों पर भी काम किया और बहुत सारी पुस्तकें लिखी। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये प्रश्न है कि वाराह मिहिर के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई। पंचसिद्धांत, बृहत् संहिता, बृहत् जातक और ये सभी। तो इसका राइट आंसर है कि वाराह मिहिर द्वारा ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। पंचसिद्धांत भी वाराह मिहिर ने लिखा, बृहत् संहिता भी वाराह मिहिर ने लिखा और बृहत् जातक ये पुस्तक भी वाराह मिहिर द्वारा रचित है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ ज्योतिष रत्नमाला। ये प्रश्न एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है कि ज्योतिष रत्नमाला जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है लल्ला, दूसरा ऑप्शन है भास्कराचार्य, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट और चौथा ऑप्शन है श्रीपति। तो ज्योतिष रत्नमाला एक ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है, जिसमें हम ज्योतिष के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को देखते हैं, और ये पुस्तक श्रीपति द्वारा रचित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी शंकराचार्य रोट कमेंट्री इन 9th सेंचुरी AD। कह रहा है शंकराचार्य द्वारा निम्न में से किस हिंदू फिलॉसफी के ऊपर, किस हिंदू दर्शन के ऊपर भाष्य लिखा गया है। तो अगर ध्यान से इस प्रश्न को देखें तो शंकराचार्य ने किस किस पुस्तक पर भाष्य लिखा है, या किस हिंदू दर्शन पर भाष्य लिखा है। तो शंकराचार्य को हम एक बहुत विद्वान दर्शन शास्त्र के जानकार व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्होंने सभी प्रकार के वेदों का अध्ययन किया गहनता से, उपनिषद, पुराण सभी उन्हें बिल्कुल कंठस्थ रहे। बहुत स्थानों पर उन्होंने शास्त्रार्थ किया लोगों से, जिसमें मंडन मिश्रा के साथ शास्त्रार्थ और उनकी पत्नी के साथ किया हुआ शास्त्रार्थ बहुत प्रमुख है। अगर ध्यान से देखें तो इस प्रश्न को इस तरह से देखें कि भाष्य क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं कि किसी एक प्रकार की ओरिजिनल बुक के ऊपर जब कोई कमेंट्री लिखता है तो उसे भाष्य कहते हैं। तो शंकराचार्य ने किस चीज पर भाष्य लिखा, तो उत्तर मीमांसा
शंकराचार्य ने। उत्तर मीमांसा जो कि हिंदू फिलॉसफी का एक पार्ट है, 60 दर्शन में आता है, 6 दर्शनों में इसकी हम गिनती करते हैं। तो शंकराचार्य द्वारा उत्तर मीमांसा के ऊपर कमेंट्री लिखी गई है, भाष्य लिखा गया है। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आर्किटेक्ट इन इंडिया से है, जहां हम टेम्पल्स और हाउसेस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, वेयर इज लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? लिंगराज टेम्पल कहाँ है? लिंगराज का मंदिर कहाँ पर है? मदुरई, तिरुचेंदुर, भुवनेश्वर और उज्जैन। तो इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में देखें तो लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में माना जाता है। अगला प्रश्न उठाते हैं, हु रोट न्याय सूत्र? अभी देखें, जब भी हम न्याय की बात करते हैं, न्याय का सीधा सा रिलेशन, न्याय दर्शन का सीधा सा रिलेशन महर्षि गौतम से है। तो महर्षि गौतम ने अपना जो दर्शन प्रस्तुत किया है वो न्याय सूत्रों के माध्यम से किया है। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखें, 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक तो न्याय दर्शन किसने दिया? तो महर्षि गौतम ने। दूसरा प्रश्न, न्याय सूत्र किसने लिखा? तो न्याय सूत्र ऐसी पुस्तक है जो महर्षि गौतम ने लिखी है और ये पूरी पुस्तक न्याय दर्शन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? वो ऋषि गौतम के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न हम उठाते हैं शंकराचार्य के पार्ट से, जहां हमें शंकराचार्य के विषय में पढ़ना था। तो वहां उनके अद्वैत वेदांत को भी हम लोगों ने पढ़ा और ये भी देखा कि शंकराचार्य ने अपने जीवन में सारे वेदों पर भी काम किया और मठों की स्थापना की। ये प्रश्न वहीं से उठाया गया। मोनेस्ट्रीज यानी मठ, जैसे श्रृंगेरी मठ, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। रामानुज, अशोक, शंकराचार्य और माधव विंध्यारण्य। तो अगर इस प्रश्न को देखें तो सीधा सीधा इसका आंसर है शंकराचार्य, क्योंकि अभी मैंने कहा कि शंकराचार्य ने वेदों का अध्ययन किया, भाष्य लिखा, मठों की स्थापना, भारत के चारों कोनों पर मठों की, 4 मठों की स्थापना का जो श्रेय है ये शंकराचार्य को जाता है, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य कहते हैं। तो जिन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, बद्रीनाथ में एक मठ की स्थापना की, द्वारका में और पुरी में एक मठ की स्थापना की। तो 4 मठों की स्थापना के विषय में बात की जाती है और शंकराचार्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच एनिमल वॉज मोस्ट कॉमन इन इंडस सील्स? अगला प्रश्न सील्स से है, जहां हम लोगों को 4th और 5th यूनिट के पार्ट में सील्स के बारे में पढ़ना है, मुहरों के बारे में पढ़ना है एंशिएंट पीरियड में। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि इंडस सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर हम देखें तो कौन से जानवर को मुहरों पर अंकित किया जाता था या कौन से जानवरों को मुहरों पर रखा जाता था? यूनिकॉर्न एंड हम्पलेस बुल, हम्प्ड बुल एंड टाइगर, टाइगर एंड एलिफेंट, यूनिकॉर्न, टाइगर एंड राइनोसिरस। तो इसका राइट आंसर है यूनिकॉर्न एंड हम्पलेस बुल्स, क्योंकि यूनिकॉर्न को हम कहते हैं कि एक सिंग वाला जानवर, एक सिंग का घोड़ा, वो यूनिकॉर्न है। और हम्पलेस बुल, जिसे हम लोग कहते हैं बिना कुबड़ का बैल, यानी उसको गाय के समतुल्य देखा जाता है। तो अगर ध्यान से देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मुहरें होती थी, उन मुहरों पर यूनिकॉर्न और हम्पलेस बुल की तस्वीर होती थी, उनके चित्र अंकित होते थे। और आपको ये भी मैंने बताया है पिछली क्लास के पिछले क्वेश्चन सेट में कि जब भी हम सील्स की बात करते हैं, सील्स का यूज बिजनेस पर्पस से होता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जहाँ कहीं भी हम मुहरों का इस्तेमाल देख रहे हैं, यानी सील्स का इस्तेमाल देख रहे हैं, वहाँ पर हमें ये समझ जाना है कि कोई ना कोई व्यापारिक एक्टिविटी, कोई ना कोई ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी जरूर हुई होगी, क्योंकि ट्रेड कॉमर्स के लिए ही मुहरों का प्रयोग किया जाता था। और कौन सी चीजें मुहरों पे होती थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूनिकॉर्न और हम्पलेस बुल्स होते थे।
अगला प्रश्न फिर वहीं से है, which animal was not represented on seals and terracotta art of Harappan culture? कह रहा है कि हड़प्पन कल्चर में कौन सा ऐसा जानवर है जो सील्स पर और टेराकोटा पर नहीं पाया जाता था या उसे प्रेजेंट नहीं किया जाता था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस सिविलाइजेशन में जितने भी सील्स रहे हैं और जितने भी मिट्टी के बर्तन या टेराकोटा की बात हम लोग करते हैं, पके हुए बर्तनों की बात करते हैं, तो वहां पर कौन से जानवरों का चित्र प्रदर्शित किया जाता था? तो टाइगर, एलिफेंट, राइनोसेरस और काऊ। तो कह रहा है कि काऊ यानी गाय का चित्र प्रदर्शित नहीं किया जाता था। गाय को एक पवित्र जानवर के रूप में मानते थे, तो गाय को पवित्र जानवर के रूप में मानने की वजह से वहां पर गाय को मुहरों के ऊपर और मिट्टी के बर्तनों के ऊपर रख करके उन्हें पकाए जाने की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। इसी वजह से उनका प्रयोग मुहरों पर और टेराकोटास पे नहीं होता था। अगला प्रश्न उठाते हैं, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन। ये प्रश्न देखें, टेक्सटाइल इन इंडिया से है। जब हम भारत के अंदर टेक्सटाइल सिस्टम और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वहां से ये प्रश्न उठाया गया, कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन। सबसे पहली बार कॉटन टेक्सटाइल पर्पस से, कपड़े बनाने के उद्देश्य से सबसे पहली बार कहाँ कल्टीवेट की गई, सबसे पहली बार कहाँ विकसित की गई? इजिप्ट में, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका और इंडिया। तो इसका राइट आंसर है कि भारत ऐसा पहला देश रहा। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कल्टीवेट कॉटन फॉर टेक्सटाइल पर्पस। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहली बार कॉटन जो है रुई का उत्पादन शुरू किया। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, द सेवेंथ पार्ट ऑफ थियरी ऑफ स्टेट इज। हम लोगों ने सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट पढ़ी है जिसमें हम लोग राज्य के 7 अंग के बारे में पढ़ा, जिसको कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा। तो यहाँ प्रश्न है कि वो 7वां अंग कौन सा है? राज्य का 7वां अंग, राज्य का पहला अंग कौन सा है? स्वामी। और सबसे अंतिम अंग कौन सा है? मित्र। तो राज्य के 7 अंग जिसमें दंड, स्वामी, कोष, मित्र, जनपद, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि राज्य का 7वां अंग कौन सा है। सो द राइट आंसर इज मित्र। अगला प्रश्न लेते हैं, द थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज। देखिए, हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में हम 3 व्हीकल्स या 3 यानों की बात करते हैं। ये 3 यान असल में 3 पंथ या 3 व्यवस्थाएं हैं जिनको बौद्ध धर्म लेके चलता है, या यूं कहें कि ये 3 प्रकार के विभाजन हैं जो बौद्ध धर्मों में हमें देखने को मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म में हमें 3 प्रकार के व्हीकल्स या यान दिखाई देते हैं थ्रू विच लोग बौद्ध धर्म में आगे बढ़ते हैं। तो वो 3 यान कौन से हैं? तो पहला यान होता है महायान, दूसरा यान होता है हीनयान और तीसरा यान है वज्रयान। So the question is, the third vehicle of Buddhism was known as वज्रयान। तीसरा जो बुद्धिज्म का व्हीकल है, तीसरा जो अंग है, तीसरा जो भाग है बुद्धिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वज्रयान कहते हैं। वज्रयान एक ऐसा पंथ है जिसमें तंत्र, मंत्र, सिद्धि, जादू, इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है। हीनयान और महायान के विषय में इससे पहले की 1-2 वीडियोस में भी बात हुई है। महायान में मूर्ति पूजा, चित्र की पूजा, ये सारी चीजें अलाउड हैं। हीनयान में भगवान बुद्ध को एक मानव के रूप में देखा जाता है और मूर्ति पूजा या उनके चित्रों की पूजा नहीं की जाती। तो ये 3 संप्रदाय हैं। और वज्रयान बेसिकली वज्र से बना है। वज्र जो है इंद्र का एक हथियार है, तो उसे दूर से ही चलाया जाता है। इसका मतलब इसमें हम तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, यंत्र, इन सारी चीजों के विषय में बुद्धिज्म के अंदर देखते हैं। अगला प्रश्न, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स से आया है, जहां पर 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स में
जिसमें मूवमेंट्स की बात हम करते हैं, तो वहां से ये प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशंस में, इवन इवन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में भी एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने लिखी। अगला प्रश्न उठाते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स। देखिए हम लोगों को गोल्ड कॉइन्स तो नहीं, लेकिन कॉइन्स के बारे में जरूर पढ़ना है। तो टाइप ऑफ कॉइन्स, तांबे के, अलग अलग धातुओं के, अलग अलग वस्तुओं के रूप में हम कॉइन्स को देखते हैं। तो वहां से यह प्रश्न उठाया गया कि सबसे पहली बार सोने के सिक्कों को किसने इश्यू करा, सोने के सिक्के का प्रचलन में पहली बार किसने लाया। तो शक वंश के लोग, कुषाण वंश के लोग, मौर्य वंश के लोग और इंडो ग्रीक। तो ये जो राइट आंसर है इसका ये है इंडो ग्रीक। यानी हम बहुत हद तक मिनेंडर और उसके समय के लोगों को भी देख सकते हैं, जहाँ पर हम इंडो ग्रीक लोगों का रेफरेंस पाते हैं। तो इंडो ग्रीक लोगों ने ही सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स को इश्यू किया था, गोल्ड कॉइन्स को प्रचलन में लाया था। अगला प्रश्न है, विच वेदा कॉन्टेन्स मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो वेद है, या ये कहें कि औषधि और चिकित्सा से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के वेदों को अलग अलग तरीके से देखने का काम भी किया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सामवेद संगीत पर आधारित, यजुर्वेद अपने आप में बहुत सारे रिचुअल्स को शामिल करने वाला, और अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें हम मेडिकल साइंस और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को पाते हैं। तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पुराण। सबसे पुराने पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है। कहते हैं 18 पुराण माने गए हैं। तो पुराणों की संख्या 18 है और इसकी रचना वेदव्यास ने की है। और तो सबसे पुराने, सबसे प्राचीन पुराण किसे देखते हैं हम, तो मत्स्य पुराण को सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। विच बुक कॉन्टेन्स स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफरेंट है कि कौन सा ऐसा बुक है, कौन सी ऐसी पुस्तक है निम्न में से जिसमें हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वेदों के अलग अलग अंग बताए गए, ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक, इस तरह से अलग अलग अंग बताए गए। तो अगर वेदों के भाग के बारे में देखें तो वेदों के भागों के रूप में हम अरण्यक जो है, अरण्यक जो शब्द है वो संस्कृत का है और अरण्य का मतलब होता है वन। तो जब हम फॉरेस्ट स्टडी की बात करते हैं तो फॉरेस्ट स्टडी कहाँ पर होती है, अरण्यक यानी अरण्य में। ये फॉरेस्ट स्टडी नहीं है अपने आप में, ये फॉरेस्ट की स्टडी नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट में रहते हुए जीवन में कौन सी चीजें की जाएंगी, कौन से धर्म का पालन किया जाएगा। वन गमन के बाद जब हम एकाकी जीवन व्यतीत करेंगे तो वहां पर हमें कौन कौन सी पूजा पद्धति, कौन कौन से व्यवस्था, कौन कौन से नियम, कौन से धर्म, कौन सी चीजों का पालन करना है, ये उससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द लिम्स ऑफ द वेदा। वेदों के अंग के रूप में, वेदों के एक लिम्ब के रूप में हम किसे देखते हैं। तो वेदांतों को, वेदांगाज, पुराणाज और ब्राह्मणाज। तो इसका राइट आंसर है, जब हम लिम्स ऑफ वेदा कहते हैं, लिम्स ऑफ वेदा का मतलब है वेदांग। ठीक, तो वेदांग 6 बताए गए हैं, 6 अंग बताए गए हैं वेद के। व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, इस प्रकार से 6 अंग बताए गए, जिन 6 अंगों को हम लोग वेदों का अंग मानते हैं। तो द लिम्स ऑफ द वेदास इज कॉल्ड वेदांगस। अगला प्रश्न लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ऑल्सो कॉल्ड स्मृति और धर्मशास्त्र। देखिए प्रश्न है कि स्मृति किसे कहते हैं, और बहुत जगहों पे आप ये पाएंगे स्मृतियों को ही धर्मशास्त्र कहा गया। स्मृतियों के
स्मृतियों के कंबाइंड फॉर्म को ही धर्मशास्त्र के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो ये प्रश्न है कि स्मृति किसे कहते हैं या धर्मशास्त्र क्या है। तो वेदों को स्मृति कहते हैं, उपनिषदों को कहते हैं, वेदांगों को कहते हैं या पुराणों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वेदांगों को हम स्मृति के रूप में देखते हैं, स्मृति के नाम से जानते हैं। और धर्मशास्त्र अगर कहें तो स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट डज चतुराश्रम डिपिक्ट्स इन द वैदिक युग। वैदिक युग में चतुराश्रम जो वर्ड है ये किस पर आधारित है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है आश्रम व्यवस्था के बारे में, आश्रम सिस्टम। चतुराश्रम का अर्थ है 4 आश्रम। तो मानव के जीवन को हमने 4 आश्रमों में विभाजित किया। तो वैदिक युग में, वैदिक समय में चतुराश्रम जो वर्ड है ये लाइफ पर बेस्ड है, ना कि एजुकेशन पर, ना कि ऑक्यूपेशन पर और ना कि वेदों पर। तो चतुराश्रम का मतलब जीवन को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटना और जीना। तो चतुराश्रम लाइफ पर डिपिक्टेड है। अगला क्वेश्चन, महामात्राज कौन थे मौर्य पीरियड में। हम लोगों ने चाणक्य के अर्थशास्त्र के विषय में सबसे पहले लेक्चर्स में पढ़ा और जानने का प्रयास किया। तो वहाँ हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ते टाइम हम लोगों ने देखा कि महामात्र कौन होते हैं। महामात्र वो हाई फंक्शनरीज होते हैं जो किसी भी राज्य को चलाने के लिए काम करते हैं। यानी इनको हम मिनिस्टर्स के रूप में, इनको हम ऑफिशियल्स के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में देखते हैं। तो मौर्यन पीरियड में हो या किसी भी पीरियड में जब भी महामात्र की बात आएगी, महामात्रों में कौन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मिनिस्टर्स या फिर ऑफिशियल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑफिशियल्स। इसी के साथ हम आज के इस क्वेश्चन सेट सीरीज को यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और उसके लिए आपको ये शेयर करना होगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर हमारे मोटिवेशन के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।